आ गई। दबा है। चेहरा नहीं आया अभी। अब आया। थोड़ा पीछे चल रहा है। चलो हम लोग और हाँ सभी को अंतरराष्ट्रीय जानवर खेल के बारे में। हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज से हम लोग फिजिक्स की क्लास पढ़ेंगे। हालांकि कल से इसकी टाइमिंग चेंज हो जाएगी। कल से हम लोग ये क्लास सुबह 10 बजे से पढ़ेंगे। आज हम लोग सिर्फ पहले चैप्टर के बारे में इन्फॉर्मेशन लेंगे, इसका इंट्रोडक्शन जानेंगे। फिजिक्स में पहला चैप्टर क्या है, इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है, इससे पहले हमने क्या पढ़ा है और इससे क्या इंटर रिलेटेड चीज़ें हैं, ये सभी चीज़ें हम लोग जानेंगे। तो हमें कमेंट करके बताएं कौन कौन ऑनलाइन है। डेली बेटा ये क्लास सुबह 10 बजे से चलेगी। आज ये इंट्रोडक्शन क्लास है, तो आज हम लोग सिर्फ जानेंगे कि ये क्लास कैसे स्टार्ट की जाए। तो चलिए हम लोग जानते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे पहला चैप्टर हमें जो पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके अंतर्गत आता है, सबसे पहले ये जानेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है आपका, आपने इससे पहले नाम सुना होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में दो चीज़ें आती हैं आपकी। सबसे पहली चीज़ आती है चार्ज, और चार्ज के लिए ही हमें सब कुछ पढ़ना है। विदाउट चार्ज ये चैप्टर आपका स्टार्ट ही नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में चार्ज, और चार्ज यहाँ से दो प्रकार से आपका वर्क करेगा। सबसे पहला चार्ज को हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में एट रेस्ट पोजीशन। किस चीज़ के लिए पढ़ेंगे? एट रेस्ट पोजीशन। इसके बाद इसी चार्ज को हम लोग पढ़ेंगे मोशन के लिए, और मोशन भी हमारा 2 टाइप्स का होगा। अब आप लोग ये सोचेंगे कि सर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बता रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं हम चार्ज के लिए पढ़ेंगे, और चार्ज 2 प्रकार से पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे इसकी रेस्ट पोजीशन के लिए, उसके बाद पढ़ेंगे हम मोशन के लिए। तो मोशन में हम 2 प्रकार की मोशन पढ़ेंगे। सबसे पहला कांस्टेंट मोशन, और उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग वेरिएबल मोशन। और ये जो मोशन होगा बेटा, ये मोशन चार्ज का होगा। तो आप कांस्टेंट मोशन कहाँ पर पढ़ेंगे और वेरिएबल मोशन कहाँ पर पढ़ेंगे और एट रेस्ट मोशन
कहाँ पर पढ़ेंगे? चार्ज के लिए। ये तीनों चीज़ें मैं आपको अभी डिस्क्राइब करके बताऊंगा, क्योंकि आपकी इंट्रोडक्शन क्लास है। तो एट रेस्ट आप सिर्फ एक ही चैप्टर में पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड में ही चार्ज को रेस्ट पोजीशन के लिए पढ़ेंगे। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ इसे पोटेंशियल में भी पढ़ेंगे, जहाँ पर चार्ज हमारा रेस्ट पोजीशन पर होगा। उसके बाद हम कैपेसिटेंस में भी इसे रेस्ट पोजीशन पर ही पढ़ेंगे। तो ये तीनों चैप्टर जो हैं आपके, ये चार्ज की रेस्ट पोजीशन के लिए हैं। इसके बाद कांस्टेंट मोशन, यानी एक नियत चाल से जब यही चार्ज ट्रेवल करता है तो उसे हम एक अलग चैप्टर में पढ़ेंगे। उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट। इससे पहले आपको ये चीज़ें किसी ने नहीं बताई होंगी कि चार्ज को हम लोग रेस्ट में भी पढ़ते हैं, मोशन में भी पढ़ते हैं। और मोशन में 2 टाइप्स की मोशन पढ़ेंगे, कांस्टेंट मोशन और वेरिएबल मोशन। तो आपको याद रखना है कि जब चार्ज रेस्ट पोजीशन पर होता है तो हम 3 चैप्टर पढ़ते हैं। सबसे पहला इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल और कैपेसिटेंस। उसके बाद जब यही चार्ज मोशन में आता है तो ये चार्ज कांस्टेंट मोशन में भी होता है, तो उस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक करंट। इसके बाद वेरिएबल मोशन कहाँ पर होगा? तो ये मैंने आपको लिखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आपको 4 चीज़ें पढ़नी है, जहाँ पर हम लोग हिंदी इंग्लिश दोनों, ठीक। तो बेटा जहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मैंने अभी आपको बताया कि हम यहाँ पर 4 चीज़ें पढ़ेंगे। तो वेरिएबल मोशन सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग मैग्नेटिज्म में। मैग्नेटिज्म यानी कि इसे हम लोग कहते हैं चुंबकत्व। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे EMF, और EMF का फुल फॉर्म होता है EMF, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसी को हम लोग हिंदी में कहते हैं विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल। घर में आपके बहुत सारे ऐसे उपकरण होंगे जिसमें EMF लगता है, जैसे इलेक्ट्रिक मोटर हो गया, आपकी गिरनी हो गई, पंखा हो गया, ये सब EMF से चलते हैं। इसके बाद AC अल्टरनेट करंट भी वेरिएबल मोशन का एग्जाम्पल है। इसके बाद आप पूरे सर्किट पढ़ते हैं LCR, ये तीनों सर्किट, या फिर RC सर्किट हो, LC सर्किट हो, RL सर्किट हो, ये जितने भी सर्किट आप पढ़ेंगे ये सब वेरिएबल मोशन के अंतर्गत आते हैं। तो अब मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में केवल और केवल चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। चार्ज एट रेस्ट, यानी विरामावस्था, जब चार्ज रुका हुआ होता है उस स्थिति के बारे में हम जानेंगे। फिर मोशन यानी चार्ज जब गति कर रहा हो, कांस्टेंट यानी नियत चाल से। इसके बाद वेरिएबल यानी कि जब चाल परिवर्तित होती रहे। वेरिएबल का मतलब जब अपनी गति को ये लगातार परिवर्तित करता रहता है। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड सभी लोग जानते हैं, विद्युत क्षेत्र। इसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, आप सभी लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वैद्युत विभव। इसके बाद अभी मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, यानी कि वैद्युत धारिता। इन तीनों चैप्टर्स में आप रेस्ट पोजीशन के लिए इसे पढ़ेंगे। तो इसे याद रखना है कि वेरिएबल मोशन चार्ज की केवल 4 ही चीज़ों में होती है, मैग्नेटिज्म में, EMF में, AC में, LCR, RL और फिर RC। तो यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया? अगर किसी को क्लियर नहीं हुआ है तो कमेंट करके बता सकते हैं, मैं कमेंट पढ़ के आपको बता सकता हूँ। थोड़ा पढ़ा नहीं। ओके बेटा। तो चलिए अब हम लोग जानेंगे इसके आगे।
यहाँ तक बेटा सबको क्लियर हो गया कि चार्ज को दो प्रकार से हम लोग जान सकते हैं, विरामावस्था में और गतिशील अवस्था में। अब मैं आपको बताऊंगा कि चार्ज कैसे वर्क करता है। चार्ज यानी कि आवेश, आवेश ये आपकी स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी यानी कि अदिश राशि, और इसे हम लोग कैपिटल Q से डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय कैपिटल Q। चार्ज आपकी स्केलर क्वांटिटी है और ये कैपिटल Q से डिनोट की जाती है। इसके बाद चार्ज और मॉस ये दोनों चीज़ें आपस में इंटर रिलेटेड होती हैं। यानी अगर आप चार्ज के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको द्रव्यमान के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज आप ये जान लीजिए कि चार्ज इज ऑलवेज विद मॉस, यानी चार्ज जो होता है वो हमेशा द्रव्यमान के साथ होता है। बिना द्रव्यमान के आवेश कभी भी नहीं लिया जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ऋण पाई मेशान, प्लस पाई मेशान ये सभी तत्व खोजे गए हैं। और इलेक्ट्रॉन जो है ये एक फंडामेंटल इंडिपेंडेंट पार्टिकल है। ये फंडामेंटल इंडिपेंडेंट पार्टिकल है। क्यों लिया गया है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही एक ऐसा तत्व है जो हमारे प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाया जाता है, जिसमें द्रव्यमान भी होता है। यानी कि चार्ज इज ऑलवेज विथ मॉस, यानी बिना द्रव्यमान के मास कभी भी ना तो विरामावस्था में होता है और ना ही गतिशील अवस्था में होता है। तो हम आपको ये बताएंगे कि चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, चार्ज निगेटिव भी हो सकता है, लेकिन द्रव्यमान आपने कभी नहीं सुना होगा कि निगेटिव हो। यानी कि अगर हम किसी भी चार्ज की मात्रा लिखें, यानी कि जैसे हम चार्ज की निगेटिव चार्ज की मात्रा लिखें इलेक्ट्रॉन के लिए, तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम हम इलेक्ट्रॉन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इतना ही चार्ज होता है प्रोटॉन के पास, यानी 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। हम इसे दोनों फॉर्म में लिख सकते हैं, निगेटिव और पॉजिटिव। लेकिन कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि +5 kg की जगह पे -5 kg लिखा हो, यानी कि द्रव्यमान कभी भी निगेटिव नहीं होता। और हम आपको बता दें कि जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, यानी मॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। और जो मॉस ऑफ प्रोटॉन होता है, मॉस ऑफ प्रोटॉन ये जो होता है 1.627 इंटू 10 की पावर -27 kg। यानी कि इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन जो है वो 1000 टाइम्स, यानी 1000 गुना बड़ा होता है। जो आपका प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन से लगभग 1000 गुना बड़ा होता है। यानी कि प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है वो इलेक्ट्रॉन से कई गुना ज़्यादा है। तो ये सब चीज़ें हमने जानी कि चार्ज जो है वो स्केलर क्वांटिटी है और इसे हम कैपिटल Q से डिनोट करते हैं। उसके बाद हमने ये जाना कि चार्ज हमेशा द्रव्यमान के साथ में ही होता है, बिना द्रव्यमान के चार्ज कभी नहीं हो सकता। लेकिन इसका जस्ट अपोजिट होता है। जरूरी नहीं है कि जिस ऑब्जेक्ट में, मान लीजिए हमारा ऑब्जेक्ट A है, इस पर चार्ज है, इस पर चार्ज कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर, यानी इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा। अब कोई ऑब्जेक्ट B है जिसका द्रव्यमान है 2 kg, तो ऐसा नहीं है कि 2 kg वाले द्रव्यमान में चार्ज हो।
चार्ज ए में 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिसका द्रव्यमान 2 किलोग्राम हो उस पर आवेश हो, क्योंकि कुछ वस्तुएं जो होती हैं वो न्यूट्रल होती हैं, और जो वस्तुएं न्यूट्रल होती हैं उसमें ये नहीं होता है कि उस पर चार्ज नहीं है, लेकिन चार्ज होते हुए भी वो उदासीन है। क्यों उदासीन है? क्योंकि इसमें इक्वल टर्म्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? इक्वल टर्म्स पाए जाते हैं। और इक्वल टर्म्स किसके होते हैं? जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे। जस्ट लाइक हाइड्रोजन 1H1, इसके बाद सोडियम हो गया, जितने इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही इसमें प्रोटॉन होते हैं। तो सोडियम और हाइड्रोजन ये दोनों न्यूट्रल बॉडीज में गिने जाते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर किसी भी बॉडी में चार्ज है तो उसमें आवेश के साथ साथ द्रव्यमान भी होगा, लेकिन अगर किसी भी बॉडी में द्रव्यमान है तो उसका ये तात्पर्य नहीं है कि उसमें आवेश होगा। बात समझ में आई? तो अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने जो बताया कि अगर किसी वस्तु में आवेश है तो उसमें द्रव्यमान अवश्य होगा, लेकिन अगर किसी वस्तु में द्रव्यमान है तो मैंने साफ साफ कहा है ऐसा जरूरी नहीं है कि उसमें आवेश पाया ही जाता हो। बेटा ये टॉपिक समझ में आ गया? क्लियर हो गया ये टॉपिक बेटा? जल्दी से बताइए अगर ये टॉपिक क्लियर हो गया तो इसके आगे चलें। चलिए इसके आगे चलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे जो आप लोग इससे पहले की क्लासों में पढ़ चुके हैं, आवेश संरक्षण का नियम यानी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये क्या होता है? बहुत से लोगों ने इसे पहले से पढ़ रखा होगा, कुछ लोग इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे, लेकिन आज आपको मैं इसे एक नए तरीके से बताऊंगा कि ये होता क्या है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। या इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन, आवेश संरक्षण का नियम। नियम आप सभी लोगों को बहुत पहले से पता है, क्योंकि क्लास 9th में भी ये है, 10th में भी ये है, 11th में भी ये है, तो ये आपको सिर्फ रिवाइज करना है। लॉ क्या होता है? ये लॉ है, मैं इसे लिखूंगा इंग्लिश में लेकिन आपको लैंग्वेज हिंदी में मिलेगी। चार्ज नीदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज नीदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। इट ओनली कैन चेंज, या चेंज की जगह आप ये वर्ड यूज कर सकते हैं ट्रांसफर। इट ओनली कैन चेंज वन बॉडी टू अनदर बॉडी। यानी कि हम आवेश को, अब बहुत ध्यान से सुनेंगे, कि चार्ज को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर किया जा सकता है। अब ये कैसे होता है? इसके 3 प्रकार से नियम होते हैं। वो तीनों नियम मैं आपको बहुत डिस्क्राइब करके पढ़ाऊंगा। पहली ही क्लास है और पहली ही क्लास में आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा कि चार्ज को कैसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये नियम आपको समझ में आ गया। मैंने लैंग्वेज इंग्लिश में लिखी हुई है, चार्ज नीदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी
डिस्ट्रॉयड, इट ओनली कैन चेंज वन बॉडी टू अनदर बॉडी, या उसकी जगह हम चेंज की जगह दूसरा वर्ड यूज कर सकते हैं, ट्रांसफर वन बॉडी टू अनदर बॉडी। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, आपका एक हाथ किसी ठंडी वस्तु के कारण ठंडा हो गया, यानी अगर हमने फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास कोई एक बॉटल है और इस बॉटल को हमने एक हाथ में पकड़ रखी है और ये बॉटल फ्रिज से निकाली गई है, तो अगर इस बॉटल में ठंडा पानी है और उसके बाद हमारा ये हाथ थोड़ा सा ठंडा हो गया है, तो अगर हम इस हाथ को पुनः गर्म करना चाहते हैं तो हम थोड़ी देर इसे रगड़ेंगे, तो ये बाय फ्रिक्शन, ये भी एक नियम होता है चार्ज को ट्रांसफर करने का। तो तीनों नियम मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला नियम होता है कंडक्शन, फिर आता है इंडक्शन, फिर आता है रबिंग या फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के द्वारा भी हम चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं। ये केवल तीन ही नियम हैं पूरी फिजिक्स में, केवल ये तीन ही नियम हैं जिसके द्वारा हम इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को डिफाइन कर सकते हैं, या एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में हम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये टॉपिक क्लियर हो गया। इसके आगे बताएं, इसके तीनों लॉ कैसे हम इसे बाई कंडक्शन, बाई इंडक्शन और बाई रबिंग या फिर फ्रिक्शन, घर्षण के द्वारा हम चार्ज को कैसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु में परिवर्तित कर सकते हैं। तो आप कमेंट करके बताइए। ये क्लियर हो गया बेटा? जल्दी से कमेंट करके बताइए अगर इतना क्लियर हो गया है, तो इसके आगे हम बताएं। चलिए आगे देखते हैं, इसे इरेज कर दिया जाए। देखिए एक एक नियम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे कि कैसे हम चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी कि हमारी जो एक बॉडी है वो चार्ज को कैसे ट्रांसफर करेगी। तो सबसे पहला मैंने आपको बताया कि तीन प्रकार से हम इसे ट्रांसफर कराएंगे। सबसे पहला, फिर दूसरा, उसके बाद में तीसरा। सबसे पहले मैंने कहा बाई कंडक्शन, उसके बाद मैंने कहा बाई इंडक्शन, इसके बाद मैंने कहा बाई फ्रिक्शन। ये तीन ही नियम हैं जिससे आप एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं। कंडक्शन को कहा जाता है डायरेक्ट टच, डायरेक्ट टच यानी सीधे किसी बॉडी में आवेश को प्रवाहित कराना। इंडक्शन विदाउट टच, यानी कि किसी भी बॉडी को हम टच भी नहीं करेंगे और फिर भी उसमें चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा। बाई फ्रिक्शन सभी को पता है, घर्षण, यानी जब तक हम बॉडी को टच नहीं करेंगे तब तक वो ट्रांसफर नहीं करेगा। तो सबसे पहले डायरेक्ट टच यानी कि बाई कंडक्शन। सपोज दैट हमारे पास यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है ए, दूसरा ऑब्जेक्ट है बी। इन दोनों ऑब्जेक्ट को हमने लिया, इस पे कोई चार्ज निगेटिव, यहाँ पे हमें चार्ज नहीं पता। सपोज दैट, फिर से समझेंगे, जैसे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है ए, नोन यानी कि इस ऑब्जेक्ट पर क्या चार्ज है ये हमें पहले से पता है और हमने मान लिया कि इस पे निगेटिव चार्ज है, यानी इस पूरी बॉडी में पहले से निगेटिव चार्ज दिया गया है। इसके बाद दूसरी कोई न्यूट्रल बॉडी है जिसमें हमें चार्ज नहीं पता है कि इस पर कितना चार्ज है, तो हम इस न्यूट्रल बॉडी को उठाएंगे और उठाने के जस्ट बाद इस पहली बॉडी के कांटेक्ट में रखेंगे, यानी ये हमारी क्या है, कांटेक्ट लेयर है। और जब तक ये कांटेक्ट में नहीं आएगा यानी सीधे संपर्क में नहीं आएगा तब तक ये इसमें चार्ज को ट्रांसफर नहीं करेगा। अब यहाँ से कुछ आवेश यानी चार्ज निकल करके धीरे धीरे इस बॉडी में चले जाएंगे, तो यहाँ पर नंबर ऑफ चार्ज डिक्रीज होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर चार्ज चले गए तो यहाँ से चार्ज को ट्रांसफर किया गया। और ये किसके लिए है,
केवल कंडक्टर्स के लिए। किसके लिए? ये नियम लागू होता है केवल और केवल कंडक्टर्स पे। यानी जब आप बाई कंडक्शन डायरेक्ट टच कराएंगे तो कोई ऑब्जेक्ट ए है, दूसरा ऑब्जेक्ट बी है जिस पर चार्ज नहीं था, उसको हमने ए के संपर्क में ला करके आवेशित किया, और अगर कंडीशन आ गई, अगर इस ए और बी का शेप और साइज अगर सेम है, इस ए और बी ऑब्जेक्ट का शेप साइज अगर सेम है, तो आपका जो आवेश है, आवेश एक समान रूप से वितरित होगा। कैसा होगा? एक समान रूप से वितरित होगा। क्या आप ऐसा कह सकते हैं? अभी मैंने कंडीशन लगाई, एक समान रूप से वितरित होगा, क्या आप ऐसा कहेंगे? अगर आप ऐसा कहेंगे तो कमेंट करके बताइए, और अगर आप ऐसा नहीं कहेंगे तो भी कमेंट करके बताइए। उसके बाद मैं आपको रीजन बताऊंगा कि क्या होगा। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ए है, कोई ऑब्जेक्ट बी है, उनका शेप और साइज सेम है तो आवेश एक समान रूप से वितरित होगा। मैंने कहा नहीं होगा, मैंने कहा कंडीशन। अब अगर होगा तो मैंने आपसे पूछा कि ऐसा होगा तो आप बताइए, नहीं होगा तो आप केवल यस और नो में आंसर दीजिए, तो मैं आपको फिर उसे डिस्क्राइब करके बताऊंगा कि कैसे होगा, और अगर नहीं होगा तो भी बताऊंगा कैसे नहीं होगा। तो जल्दी से कमेंट करिए, उसके बाद मैं आपको बताऊं। चलिए बेटा जल्दी बताइए कि क्या आपको पता है नहीं होगा? शेप साइज, चलिए मानस ने कहा है नहीं होगा, फिर शेर बहादुर सिंह ने कहा है होगा, उसके बाद विजय बाबू ने भी कहा है होगा, अनुपम सिंह नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है कि बेटा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ एक चीज नहीं लिखी हुई है। क्या नहीं लिखी हुई है? उसे मैं अब लिख रहा हूं। हमने कहा कि अगर इन दोनों बॉडीज का शेप साइज अगर ये सेम है, कोई मैटर नहीं करता। अगर आप किसी भी कंडक्टर को लेकर के, अलग अलग कंडक्टर हैं, मान लीजिए आपके पास एक लोहा है और दूसरा हमारा चांदी है, दोनों अलग अलग कंडक्टर्स हैं, शेप साइज सेम है, तो इनमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। क्या? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी चार्ज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन अगर मैं इसी के आगे एक वर्ड और लगा दूं, क्या लगा दूं? एक वर्ड और लगा दूं, लेकिन तब कंडीशन हो जाएगी। क्या कंडीशन हो जाएगी? ध्यान से सुनेंगे। अगर ए ऑब्जेक्ट भी लोहा है और बी ऑब्जेक्ट भी हम लोहा ही लें, यानी कि ए भी लोहा है और बी भी लोहा है, दोनों के शेप साइज और मटेरियल ये भी सेम हो जाए, यानी मटेरियल, यहां पे लिखेंगे सेम मटेरियल, यानी अगर ये तीन चीजें सेम हो जाएं, शेप सेम हो जाए, साइज सेम हो जाए, सेम मटेरियल हो जाए, देन आप कहेंगे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। यानी कि अब आप कह सकते हैं आवेश एक समान रूप से वितरित होगा, आवेश एक समान रूप से वितरित होगा। अगर यहाँ Q था तो Q/2 हो जाएगा, और यहाँ भी क्या हो जाएगा? Q/2, दोनों में आधा आधा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन कब डिस्ट्रीब्यूट होगा? जब मटेरियल सेम, अगर यहाँ लोहा है तो यहाँ भी लोहा होना चाहिए, यहाँ चांदी है तो यहाँ भी चांदी होना चाहिए, यहाँ तांबा है तो यहाँ भी तांबा होना चाहिए, यानी मटेरियल सेम होना चाहिए। और अगर मटेरियल चेंज है, यानी यहाँ लोहा है यहाँ चांदी है तो नहीं होगा, यहाँ चांदी है यहाँ लोहा है तो भी नहीं होगा, यहाँ तांबा है यहाँ लोहा है तब भी नहीं होगा। बात समझ में आई ना? इतना क्लियर हो गया? सभी लोग बताइए, ये टॉपिक क्लियर हुआ कि नहीं? बाई कंडक्शन कब सेम होगा, कब सेम नहीं होगा। अगर ये तीनों चीजें आपको दिख रही हैं, शेप साइज सेम मटेरियल, तो डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होगा। और अगर ये तीनों चीजें नहीं है, देन डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं होगा। तो क्या इतना क्लियर हो गया?
इतना क्लियर हो गया बेटा? बेटा इतना क्लियर? चलिए आगे देखिए। बाय इंडक्शन, जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को टच नहीं करेंगे तो कैसे चार्ज को ट्रांसफर किया जा सकता है। तो अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे डायरेक्ट कांटेक्ट में लाना है, कांटेक्ट लेयर बनेगी, उसके बाद चार्ज ट्रांसफर होगा एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, क्योंकि दोनों कंडक्टर हैं, चालक हैं, और चालक में आवेश वितरित हो जाएगा। अब यहाँ पर सेम प्रोसेस, हमारे पास कोई बॉडी ए है जिस पर मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है, और दूसरी एक न्यूट्रल बॉडी, क्या है, एक न्यूट्रल बॉडी है, ये हमारी न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी, यानी ये हमारी उदासीन है। उदासीन का मतलब समझ लीजिए, उदासीन का मतलब ये नहीं होता है कि इस पर चार्ज नहीं है, उदासीन का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसी बॉडी में सेम है, यानी कि इनकी संख्या 11 हो, इनकी संख्या 11 हो, इनकी संख्या 2 हो, इनकी संख्या 2 हो, यानी किसी भी बॉडी में अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दोनों सेम हैं तो उस बॉडी को हम लोग न्यूट्रल बॉडी कहते हैं। तो सपोज दैट बी कोई न्यूट्रल बॉडी होगी, हमें नहीं पता कौन सा एलिमेंट है, तो हमने मान लिया बी कोई न्यूट्रल बॉडी है। अब अगर ये न्यूट्रल बॉडी है यानी कि उदासीन है, अब उदासीन है तो उसका मतलब क्या है, कोई पूछे तो बताएंगे कि उदासीन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम होते हैं, उस बॉडी को हम लोग न्यूट्रल बॉडी कहते हैं। तो सपोज दैट ये ए है, इसके हम थोड़ा सा बी को नजदीक लाएंगे, कांटेक्ट में नहीं लाएंगे, टच नहीं कराएंगे, सपोज दैट हमने इसको नजदीक किया, ये हमारा B है। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो आपको पता होना चाहिए कि पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, उसके बाद निगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, रिपेल का मतलब प्रतिकर्षित करते हैं, अपने से दूर हटाते हैं। इसके बाद पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है। ये बात समझ में आई? पॉजिटिव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, रिपेल करेंगे, निगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेगा, पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इसका जस्ट अपोजिट हो सकता है, निगेटिव पॉजिटिव, तब भी क्या होगा, अट्रैक्ट करेगा। तो अगर इस बॉडी में पॉजिटिव चार्ज है तो ये अपने विपरीत चिन्ह वाले चार्ज को आकर्षित करेगा, यानी कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये अगर निगेटिव को अट्रैक्ट करेगा तो इस लाइन पर पूरी तरह से ऋण आवेश चार्ज एकत्रित हो जाएगा, क्योंकि यहां पर दोनों चार्ज हैं। मैंने अभी आपको बताया कि उदासीन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम हैं। तो अगर इसमें दोनों आवेश पहले से मौजूद हैं, यहां पर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज को आकर्षित करता है, तो इस किनारे पर ऋणावेश वितरित हो जाएगा और इस किनारे पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज वितरित हो जाएगा। अब ये बॉडी न्यूट्रल नहीं रही, क्योंकि अब इस बॉडी का चार्ज जो है वो एक ही दिशा में एकत्रित हो गया। अभी तक ये न्यूट्रलाइज थे, लेकिन अब ये न्यूट्रलाइज नहीं रहे, हम इससे एक चार्ज को हटा देंगे, इसके द्वारा, बाई अर्थ से। कैसे? हम इस बॉडी को जब ये एक क्या हो गया, वितरित हो गया। ये बात समझ में आई कि पॉजिटिव रिपेल करता है, निगेटिव रिपेल करता है, पॉजिटिव निगेटिव को अट्रैक्ट करता है, निगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है। उदासीन बॉडी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम थे, तो ये बॉडी इसके कांटेक्ट में नहीं आई, तो इसके नंबर ऑफ चार्ज जो अपोजिट साइन चार्ज था वो पॉजिटिव के कारण आकर्षित हुआ, जिसके कारण एक सिरे पर ऋणावेश वितरित हो गया और एक सिरे पर धनावेश वितरित हो गया। अब हम इसे, इन दोनों में से अगर हम इस बॉडी को निगेटिव करना चाहते हैं तो भी हम इसे अर्थ से जोड़ेंगे, और अगर हम इस बॉडी को
पॉजिटिव करना चाहते हैं यानी धन आवेश बनाना चाहते हैं तो भी हम इसे अर्थ से जोड़ेंगे, क्योंकि जो हमारी पृथ्वी है दिस इज द ओशियन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी हमारी पृथ्वी के पास में हजारों करोड़ों अरबों की संख्या में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। तो अगर इस बॉडी को हम अर्थ दे दें तो अगर इस साइड से अर्थ देंगे तो पॉजिटिव चार्ज नीचे चला जाएगा और जितना पॉजिटिव नीचे जाएगा उतना ही निगेटिव ऊपर आ जाएगा, और अगर हम इस साइड अर्थ दे दें तो जितना निगेटिव चार्ज नीचे जाएगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज ऊपर आ जाएगा। बात क्लियर हुई? अगर क्लियर हुई है तो बताएं, उसके बाद आगे चलें। यानी कि अर्थ से हम आपको करके दिखा देते हैं। जैसे ये बात समझ में आ गई, ये इतना टॉपिक समझ में आ गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, तो ये क्लियर है। अगर ये क्लियर है तो हम इसे इरेज करके हम इसे अर्थ देकर आपको बता सकते हैं, यानी फिगर के द्वारा। इतना क्लियर है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर कैसे होते हैं बेटा? बहुत से समस्थानिक ऐसे होते हैं कि जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं, तो वो बॉडी न्यूट्रल होती हैं, और न्यूट्रल बॉडी में भी चार्ज को उत्पन्न किया जा सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास कोई नोन ऑब्जेक्ट था, ये नोन ऑब्जेक्ट था जिसमें हमें पहले से पता था कि ये पूरी तरह से पॉजिटिव चार्ज है, ये संपूर्ण धनावेशित है। अब इसके पास में हम कोई ऑब्जेक्ट भी लाते हैं, ये इसके कांटेक्ट में नहीं है, इसके बावजूद भी ये न्यूट्रल था, और न्यूट्रल बताया मैंने E एंड P इज इक्वल, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नंबर्स बराबर होते हैं, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम होते हैं। क्या होते हैं? सेम होते हैं, उन्हीं को हम न्यूट्रल बॉडी कहते हैं। तो जैसे ही ये इसके थोड़ी नजदीकी में आएगा, यानी थोड़ा सा नजदीक आएगा, तो इसके निगेटिव चार्ज को ये धनावेश आकर्षित करेगा और ये पॉजिटिव चार्ज दूसरे एंड पे आ जाएगा। तो हम इस बॉडी को एक आवेश बना सकते हैं, यानी हम इसे अर्थ से जोड़ देंगे। जैसे ही हम इसको अर्थ से जोड़ेंगे ये पूरा पॉजिटिव चार्ज नीचे चला जाएगा और इसकी जगह पे निगेटिव चार्ज वापस आ जाएगा, यानी ये निगेटिव चार्ज आ गया। अब ये अर्थिंग से लगने के बाद में टोटली निगेटिव हो गई। क्या हो गई? टोटली निगेटिव हो गई। लेकिन अगर हम इस बॉडी को, यहाँ निगेटिव था यहाँ पॉजिटिव था, अगर हम इसे दूसरे एंड से जोड़ दें, यहाँ अर्थ से जोड़ दें, तो ये जो निगेटिव चार्ज है ये नीचे चला जाएगा, इसकी जगह पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। उसके बाद हम अर्थ हटा लेंगे तो ये क्या हो जाएगी? टोटली पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। बात समझ में आई? इतना क्लियर? क्या इतना क्लियर हो गया? इतना क्लियर हो गया बेटा? चलिए एक टॉपिक और बचा है, बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जैसे मैंने अभी आपको बताया, फ्रिक्शन का यूज किस में किया जाता है? हाँ, एक चीज मैंने आपको इंडक्शन में नहीं बताई। इंडक्शन में आप उन ऑब्जेक्ट में भी चार्ज को उत्पन्न करा सकते हैं जो अचालक होते हैं, यानी इसका उपयोग इंसुलेटर के लिए किया जाता है। इसके लिए किया जाता है इंसुलेटर, अचालक पदार्थों के लिए, नॉन कंडक्टिंग चार्ज के लिए इसका यूज किया जाता है। फ्रिक्शन का यूज आप सभी के लिए कर सकते हैं, कंडक्टर के लिए भी कर सकते हैं, इंसुलेटर के लिए भी कर सकते हैं, ह्यूमन बॉडीज़ के लिए भी कर सकते हैं, पेड़ पौधों के लिए भी कर सकते हैं। यानी कि फॉर एग्जाम्पल जब आप अपने हाथों को आपस में रगड़ते हैं तो आप घर्षण उत्पन्न करते हैं, और जैसे ही घर्षण उत्पन्न होता है एक हथेली से दूसरी हथेली में चार्ज ट्रांसफर होने लगता है, जिसके कारण हीट उत्पन्न होती है। तो हम करते क्या है बेसिकली, हम ये थोड़ी नहीं बताएंगे कि हमने हाथ रगड़ दिया उसके बाद में चार्ज उत्पन्न हो गया। तो बेसिकली हम क्या करते हैं? काइनेटिक मोशन करते हैं। क्या करते हैं? काइनेटिक मोशन। और जैसे ही हम काइनेटिक मोशन करते हैं, ये काइनेटिक मोशन
कन्वर्ट होती है थर्मल एनर्जी में। किस में चेंज हो जाती है? थर्मल एनर्जी में। और जैसे ही थर्मल एनर्जी बनी तो ये एनर्जी किसके कारण बनी? कंजर्वेशन लॉ, यानी कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, यानी कि यहां पर क्या हो रहा था? ट्रांसफर ऑफ चार्ज, यानी यहां पर चार्ज का क्या हो रहा था? स्थानांतरण हो रहा था। जैसे ही काइनेटिक मोशन आपने स्टार्ट की, सपोज दैट मेरे पास क्या है? एक बुक, मेरे पास एक बुक है। ये बुक, जैसे आपको लगता है ये बुक हमारे में चार्ज ट्रांसफर नहीं कर सकती, तो हमने इस बुक को लिया, इस बुक के अपने हाथ को थोड़ी देर रगड़ दिया, फ्रिक्शन दिया, यानी घर्षण बल दिया, और जैसे ही घर्षण दिया वैसे ही हमारी हथेली गर्म हुई और साथ में ये ऑब्जेक्ट भी गर्म हुई। तो क्या उत्पन्न हुई? थर्मल एनर्जी उत्पन्न हुई, यानी कि हमने किया क्या? काइनेटिक मोशन, हमने इसको गति दिया। तो काइनेटिक मोशन किया, ट्रांसफर ऑफ चार्ज हुआ, जिसके कारण थर्मल एनर्जी यानी क्या उत्पन्न हुई? हीट। और हीट तभी उत्पन्न होगी जब चार्ज होगा, चार्ज नहीं होगा तो हीट उत्पन्न नहीं होगी। आज की क्लास यहीं तक। अगर कोई डाउट है किसी को बाय कंडक्शन, बाय इंडक्शन, बाय फ्रिक्शन, तो पूछ सकता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स, कोई को डाउट हो, कंडक्टर्स में डाउट हो, कॉन्टैक्ट विदाउट कॉन्टैक्ट, टच विदाउट टच, बाय फ्रिक्शन, अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं बिना किसी संकोच के। दोबारा मैं आपको डिस्क्राइब करके बता दूंगा। क्लियर बेटा? चलिए आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। हाँ, तो चैनल सभी लोग सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और आगे से ध्यान देंगे कि फिजिक्स की क्लास मैंने आपको बताई है नेक्स्ट डे मॉर्निंग 10 बजे, और ये डेली सुबह 10 बजे से चलेगी। हाँ, दूसरी सूचना, चैनल को जितना से जितना सब्सक्राइब कर सकते हैं सब्सक्राइब करें। इसलिए नहीं कि हमारा चैनल पॉपुलर हो, इसलिए ताकि दूसरे बच्चों को लाभ मिल सके, दूसरे बच्चे भी आपके जैसे पढ़ सकें और उन्हें भी शिक्षा का महत्व समझ में आए। थैंक यू।